नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। दर्शकों, इन दिनों चुनाव का माहौल है और झारखंड में आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र में भी वोटिंग होनी है 20 तारीख को। और इस बीच में बहुत सारी खबरें हैं जिन पर बात करना जरूरी है। चुनावी माहौल पे तो बात करेंगे ही। बात आयोग पे भी होगी, राजीव कुमार जी के आयोग पे, जिसको आजकल मैं केचू आ कहता हूं, केंद्रीय चुनाव आयोग। एक केचुआ वो होता है जो जमीन को उर्वरक बनाता है, उपजाऊ बनाता है। एक ये दूसरा केचुआ है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की लोकतांत्रिक जमीन को उपजाऊ बनाए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे। उसमें ये वाला केचुआ अपनी भूमिका कैसे निभा पा रहा है उस पर भी बात करेंगे। और अजीत पवार ने एक बड़ा खुलासा किया है। बातचीत की शुरुआत अजीत पवार के उस खुलासे से करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसमें अमित शाह भी हैं, जिसमें गौतम अडानी भी है। जी हां, गौतम अडानी, उद्योगपति गौतम अडानी। और दिखता है एक नेक्सस उस खुलासे में, कुछ वैसा ही नेक्सस जिसका जिक्र 90 के दशक में कभी हुआ करता था। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। उसी खुलासे की तरफ चलते हैं। आप ही बताइए दर्शकों को, ये क्या है? अजीत पवार ने ये कौन सा बम फोड़ दिया? मतलब एक हफ्ते के अंदर चुनाव है, एक हफ्ते कुछ दिन में, लगभग एक सप्ताह बाकी है, और इस तरीके का बम फूट गया महाराष्ट्र में। क्या चल रहा है ये? शुक्रिया स्वप्निल। सबसे बड़ी बात तो अजीत पवार के इस रहस्योद्घाटन से अगर किसी की बात सही साबित हुई है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि ये जो सरकार है वो दरअसल अडानी के लिए काम करती है, अडानी के हित में काम करती है, और ये कॉरपोरेट जो दो चार कंपनियां हैं उनके संसाधनों से चलने वाली सरकार है और उनके लिए चलने वाली सरकार। तो अजीत पवार के इस खुलासे से सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी आज एक बार सच साबित हुए, जो बात वो लगातार कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अजीत पवार ने जो कहा 5 साल पहले अपनी उस बगावत के बारे में वो बात कर रहे हैं, जब वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और कुछ दिन बाद वो वापस भी चले गए थे। हालांकि वो कह रहे हैं कि उस बैठक में न सिर्फ अमित शाह मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे, यानी वो सबकी सहमति थी इसमें, और अडानी भी मौजूद थे। तो देखिए, राजनीतिक दल के लोग तो मिलते हैं, समझ में आता है उनके अंदर ये बात भी हो सकती है कि सरकार बने, सरकार बिगड़े, लेकिन एक पूंजीपति उस बैठक में क्या कर रहा है? आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय धारावी एक बड़ा मुद्दा है। वहां धारावी जो एक एशिया की सबसे बड़ी जो झुग्गी झोपड़ी कही जाती है, स्लम एरिया कहा जाता है, उसकी जमीन पर नजर है और अडानी को डेवलप करने के लिए सरकार ने दिया हुआ है। और मौजूदा जो विपक्ष है वहां पर, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, वो ये कह रहा है कि हम सत्ता पे आने के बाद अडानी से ये जमीन छीन लेंगे, ये प्रोजेक्ट छीन लेंगे। बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दूसरा मुद्दा यह है कि जी। महाराष्ट्र में जनता के बीच ये बात जा रही है कि दरअसल गुजरात के जो लोग हैं, देखिए महाराष्ट्र और गुजरात के का एक ऐतिहासिक संघर्ष रहा है। महाराष्ट्र से अलग हुआ था गुजरात, और उस समय आज भी आप जब मुंबई जाए तो हुतात्मा चौक पे उस आंदोलन में तमाम जो शहीद हुए लोग हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई। तो हमेशा गुजरात को लेकर और महाराष्ट्र को लेकर एक तनातनी रहती रही है। और ये बात बार बार आ रही है कि जो गुजरात के व्यापारी हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं, और महाराष्ट्र से तमाम फैक्ट्रियां, मुंबई से तमाम फैक्ट्रियां, तमाम विकास परियोजनाएं ले जाकर गुजरात पहुंचाया गया है। तो ये जो बात कही जा रही है कि दरअसल राजनीति में शीर्ष पर बैठे दो गुजराती, प्रधानमंत्री और मौजूदा जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बारे में कहा जा रहा है, ये दो लोग उन दो लोगों के हित में काम कर रहे हैं जो गुजरात के बड़े पूंजीपति हैं, अंबानी और अडानी।
ये राजनीतिक आरोप तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अडानी उस बैठक में है, इसका मतलब अडानी सरकार गिराने के उस खेल में शामिल है। तो अब ये मैसेज गया है कि दरअसल जो सरकार गिराई गई उसमें अडानी शामिल थे। अडानी नई सरकार के गठन में, जो अभी पिछले दिनों जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई और उसमें शिवसेना को तोड़ा गया, इसमें भी अडानी शामिल है। इस तरह से ये पहली बार प्रूव हुआ है कि अडानी न सिर्फ पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं, बल्कि वो उस परियोजना के, जैसे भारतीय जनता पार्टी की आप परियोजना कह सकते हैं, उसके बाकायदा शेयर धारक हैं, उसके हिस्से हैं। और राहुल गांधी यही बात बार बार कह रहे हैं, स्टेक होल्डर है, कैपिटलिज्म है और जो मोदी सरकार है, इनके बीच एक नेक्सस है। तो मेरा ख्याल है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा इससे एक तूफान आएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि अजित पवार के इस खुलासे से अगर बीजेपी बैकफुट पे जाएगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अजित पवार घर वापसी के बारे में सोच रहे हो पोस्ट इलेक्शन, क्योंकि परिवार में जो झगड़ा हुआ है उसको लेकर उन्होंने पिछले दिनों अफसोस जताया था, जब सुप्रिया सुले के खिलाफ उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का। तो इसको लेकर उन्होंने एक अफसोस जताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐन चुनाव के बीच में अजित पवार ने जो ये बात कही है, इसका फायदा वो दरअसल विपक्ष को दिलाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मुसीबत में डालना चाहते हैं। इससे अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी वो बढ़ाना चाहते हैं इस खेमे में। और ऐसी भी संभावना है कि वो लेकिन जा भी सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यहां से मन में एक सवाल पैदा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हो सकता है अजीत पवार जो है उनका हृदय परिवर्तन हो रहा हो, वो उधर जाना चाह रहे हो, लेकिन इसका क्या ये मायना भी हो सकता है कि महाराष्ट्र की जो जनता है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों से नाराज बैठी है, और वो नाराजगी इसलिए है क्योंकि इन दोनों ने ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे को धोखा दिया था। तो ऐसा तो नहीं कि इनको इस बात का एहसास हो चला है कि चुनाव में निपट जाएंगे, इनके अस्तित्व पे संकट मंडरा रहा है, तो एक काम करो, वापसी के लिए एक ट्रैक अपना बना लो। नहीं, बिल्कुल राजनीति संभावनाओं का खेल है और हर राजनेता ये चाहता है कि उसके लिए भविष्य के दरवाजे खुले रहें, ताकि उसका जो अस्तित्व है वो न सिर्फ बरकरार रहे, बल्कि उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुलें। तो अजित पवार ऐसा सोच सकते हैं। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए को वहां पे झटका लगा है, जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना को फायदा पहुंचा है, उसको देखते हुए तो जनता का गुस्सा तो बहुत स्पष्ट है कि वहां की जनता ने इस बात को माफ नहीं किया है कि आपने शिवसेना को तोड़ा है और पैसे देकर तोड़ा है। वो पैसा आया कहां से आप जानते हैं? वहां पे 50 खोखा, एक बहुत मशहूर एक मुहावरा बना हुआ है कि जो विधायक तोड़े गए वो 50 खोखे लिए गए, यानी 50 करोड़ लिए दिए गए। सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह की बात कही जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि रातों रात हृदय परिवर्तन किसी इतने विधायकों का एक साथ किसी वैचारिक कारण से नहीं होता है। और उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिली तो ये दी गई, और अपने मुख्यमंत्री को, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इस पद को उन्होंने स्वीकार किया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कुल मिला के जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों को दबाने की, मराठी अस्मिता एक बहुत बड़ी चीज है। महाराष्ट्र के लोग अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर उतने ही संवेदनशील है जितना कोई बंगाल का आदमी आपको नजर आता है, तमिल नजर आता है। तो महाराष्ट्र में एक मराठीपन या मराठी भाव या मराठी होने का जो गौरव बोध है वो बहुत ज्यादा है। और अगर दो गुजराती पैसे वाले, दो गुजराती नेता से मिलकर उनके इस प्रतिष्ठा को तोड़ रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं, तो जाहिर है इसका एक ध्रुवीकरण हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान जरूर होगा। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर एक संदेह पैदा कर दिया अमित शाह ने, आपको पता होगा अमित शाह ने अभी हाल में कहा कि जी, उन्होंने तो कहा चुनाव के बाद देखेंगे, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो चुनाव के बाद हम तय करेंगे। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस बात का संकेत दे दिया है
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में। तो इससे जो एकनाथ शिंदे के साथ लगे हुए जो पुराने शिव सैनिक होंगे, जो भी होंगे, मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी एक मौका होगा पुनर्विचार का, और वो शायद उद्धव ठाकरे की ओर वापसी करें। जी, ठीक बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहां से अब चूंकि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में जिसको मैं केचुआ कहता हूं, केंद्रीय चुनाव आयोग, अगर उसकी बात ना हो तो फिर मामला थोड़ा फीका फीका सा लगता है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग को, उसके अधिकारियों को उद्धव ठाकरे ने तगड़ी डांट पिलाई हालिया दिनों में, और उन्होंने सीधे पूछ लिया कि भाई देवेंद्र फडणवीस की तलाशी ली क्या, मोदी जी की तलाशी ली क्या, अमित शाह की तलाशी ली क्या। खबर ये निकल के आई कि इनमें से किसी की तलाशी तो नहीं हुई उस डांट फटकार के बाद और उस वीडियो के रिलीज होने के बाद। तलाशी हुई है नितिन गडकरी की। तो केंद्रीय चुनाव आयोग को भी नितिन गडकरी ही मिले तलाशी लेने के लिए, और कोई नहीं मिला। नितिन गडकरी तो बेचारे महाराष्ट्र के नागपुर के, उनकी तलाशी हो रही है। नहीं नहीं, देखिए, आप जिसको केचुआ कह रहे हैं उसको बहुत आसानी से आप छोड़ दे रहे हैं। केचुआ तो देखिए खाद हाँ। बनाता है, जैसा आपने खुद कहा, और वो जमीन को उर्वर करता है। लेकिन भारत की लोकतंत्र को उर्वर करने की जगह उसको नष्ट करने के का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, वो केचुआ नहीं है, वो मतलब शार्प शूटर हैं। वो इस समय की जो मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान है उसकी ओर से विपक्ष के संहार के लिए जुटे हुए हैं। इसलिए उनका जो पूरा प्रयास रहता है कि कैसे लोकतंत्र का जो चुनावी बिसात है उसको थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका दिया जाए, जबकि उनका काम एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, यानी सबको समान अवसर देना है, सब लोग समान संसाधनों और शक्ति के साथ चुनाव लड़े, इसका प्रयास करना है। लेकिन एकदम उल्टा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस बड़े पैमाने पर पैसे का खेल कर रही है ये हम सब जानते हैं। कहां तक पैसा बट रहा है और वो कहां से आ रहा है, अब तो अडानी जी बैठे हैं तो उस पर भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को पैसा के साथ पकड़ा गया। लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं को चलना दूभर कर दिया जाता है। उनकी अभी आप अगर झारखंड की ओर निगाह डालें तो वहां हेमंत सोरेन की कई रैलियां छूट गई, उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई, किसी कल्पना बहाने के सोरेन को तो साथ। आखिरी दिन रोक लिया गया। उसमें पर्याप्त दूरी थी। तो कुल मिला के ये बहुत स्पष्ट है कि जो भारत का चुनाव आयोग है वो इस देश के विपक्ष को परेशान करने के लिए और ऐन चुनाव के दौर में परेशान करने के लिए सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, सीधे कहें भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैटिंग कर रहा है। तो वो उनकी टीम का हिस्सा है, जिसे एम्पायर रहना चाहिए, न्यूट्रल एम्पायर रहना चाहिए। वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की टीम का हिस्सा बन चुका है, और ये भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। जिस तरीके से भी कांग्रेस पार्टी ने तमाम शिकायतें की चुनाव आयोग को, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र से लेकर, और कोई इसमें संज्ञान लेने को तैयार नहीं। जैसी भाषा, प्रधानमंत्री जब झारखंड जाते हैं तो वहां घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा बना कि साहब घुसपैठी आ रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं, और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उस पर सांप्रदायिक विद्वेष की भावना से भरे हुए भाषण दिए जा रहे हैं, उस पर शिकायत होती है और चुनाव आयोग चुप है। और कोई ये पूछने को तैयार नहीं कि झारखंड तो कहीं बांग्लादेश की सीमा से लगता नहीं है। अगर झारखंड तक बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं तो इसका मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका मतलब भारत की सेना, इसका मतलब भारत की सरकार, ये सब नाकाम है, और इसकी जिम्मेदारी सीधे मोदी और अमित शाह पर है। तो क्या ये सवाल नहीं उठता है कि घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की तो है नहीं, लेकिन पूरा मीडिया और पूरा वहां पर घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो एक झूठ बोला जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, अमित शाह की ओर से, वो नैरेटिव शक्तिशाली बने, उस पर लोगों के का ध्यान जाए। अब ये झारखंड की जनता को तय करना है कि ये जो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जिस झारखंड की सीमा किसी विदेश के किसी उससे नहीं लगती है, बांग्लादेश से भी नहीं लगती है, वहां घुसपैठ अगर हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन या कांग्रेस पर कैसे है? वो तो अमित शाह पर है भाई, वो प्रधानमंत्री मोदी पर है। पर ये कॉमन सेंस भी गायब कर दिया जा रहा है और केंद्रीय चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। जी।
अच्छा डॉक्टर साहब, फिर मुझे, अब चूंकि आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, मुझे फिर कुछ याद आ गया, फिर अडानी जी याद आ गए। हालिया दिनों में अडानी साहब ने झारखंड के गोड्डा में एक पावर प्लांट लगाया। जी। जब लगा तो ये कहा गया कि इससे सिर्फ बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड की जाएगी, उसी का प्रोविजन भी था, और उस पावर प्लांट से भारत में बिजली प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी, ये पहले से प्रावधान तय था। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार चली गई। फिर एक मोमेंट ऐसा आया कि वहां पर हमने ये देखा कि भाई भारत सरकार ने अडानी साहब के लिए कायदे कानूनों में परिवर्तन किया, क्योंकि झारखंड की निवर्तमान सरकार जो इस समय काम कर रही है, उसने कह दिया कि भाई हम तो नहीं लेंगे बिजली, और हम इसकी जांच भी कराएंगे। वो पावर प्रोजेक्ट उनका फंसने लगा, और उस कंडीशन में अडानी साहब की मदद करने के लिए मोदी साहब ने अपने पिटारे खोल दिए। मोदी साहब ने कहा कोई नहीं जी, ले लो बिजली। तो ये क्या कहानी है? ये मतलब क्या अडानी साहब के लिए सब कुछ, सारे खजाने खोल दिए जाएंगे देश के? देखिए, आप तो मतलब ये कहा जाए कि बहुत अभी ताजा मामला है और उसकी बात कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि अडानी को ठेका दिलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री कई देशों में गए हैं, सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में डील जी। कराने के लिए और गारंटी कराने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी गए, और यहाँ से एसबीआई के चेयरमैन को बुलाया गया अडानी के लिए। ऐसे ही अभी आपने एक अफ्रीकी देश है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद केन्या का ही केन्या, मामला है, वहां केन्या, के केन्या, केन्या केन्या का का ही। मामला है। वहां के जो राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमसे कहा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने राफेल सौदे को लेकर सीधे कहा कि इसमें अंबानी को शामिल, अनिल अंबानी को शामिल करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो मोदी जी दरअसल इस देश के जो बड़े कुछ कॉरपोरेट घराने हैं उनके लिए लाइजनर का काम कर रहे हैं, और ये बात पूरी दुनिया में स्पष्ट है। और इसलिए बहुत लोगों का ये कहना है कि जी। दरअसल वो जो अडानी वगैरह हैं वो चेहरे हैं, वो दरअसल मोदी जी के एटीएम हैं, कि वो दबाएंगे और पैसा आएगा, और फिर उसमें पैसा कैसे जाए इसकी 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 जिम्मेदारी भी मोदी जी उठाते हैं। तो मोदी जी इस देश के तमाम उद्योगों को विकसित करने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए नीतिगत काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कुछ चुनिंदा लोगों के हित में काम करने के लिए उनके लिए लाइजनर बने हुए हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री पद का इससे बड़ा जिसको कहते हैं अवमूल्यन आज तक नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। तो हम ये देख रहे हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री को एक मतलब बड़े बड़े कुछ घरानों के, कॉरपोरेट घरानों के लाइजनिंग अफसर के रूप में देख रहे हैं। जी। ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो थोड़ा सा विषयांतरित हम हो गए, लेकिन क्या करें, बातों बातों में बातें आ जाती है, याद आ जाती हैं। अब अडानी साहब के भी किस्से इतने फैले हैं, इतने दूर दूर तक फैले हैं। अब जरा चुनाव पे ही लौटते हैं। महाराष्ट्र की हमने बात करी, झारखंड की हमने बात करी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उपचुनाव, उत्तर प्रदेश की बात ना की जाए तो फिर मामला थोड़ा फीका लगेगा। क्या मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो एक तो लड़ नहीं रही चुनाव, कांग्रेस ने तो कह दिया जी हम नहीं लड़ेंगे, और अखिलेश यादव लड़ेंगे, और अखिलेश यादव की पार्टी को पूरा समर्थन देंगे। तो कोई टसल है क्या कि सीटें मन मुताबिक नहीं मिली? क्या कहानी, क्या है ये? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं ऐसा लड़ी नहीं। कांग्रेस? मेरी जानकारी यह है कि कांग्रेस ने खुद लड़ने से बेहतर यह समझा कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ी सफलता मिले, और इसके लिए एकजुट प्रयास हो सकता है कि सीटों का भी कुछ मामला रहा हो, लेकिन अंततः ये कोई इसमें विवाद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जो मेरी जानकारी है, उनको ये निर्देश है कि पूरी तरह से इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए आप पूरी तरीके से सक्रिय होइए, और नेता लोग वहां सक्रिय हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर विवाद हुआ और हम घर बैठ गए, ये मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वहां इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को सीधे सीधे कहें तो जिताने के लिए लगी हुई है। और वहां का चुनाव बड़ा दिलचस्प, देखिए उत्तर प्रदेश में जब भी उपचुनाव हुए हैं, आमतौर पर वो उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष के हित के हक में जाते रहे। वो चाहे समाजवादी पार्टी का रहा हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, आमतौर पर क्योंकि सत्ता बदलनी नहीं है, तो वो जो उपचुनाव होता है उसमें ये कह दिया जाता है कि भाई सरकार तो हमारी ही है और हम ही करा सकते हैं आपका काम।
तो जनता भी सोचती है कि चलो ये कहीं मंत्री बना दिए गए, और इस तरह के कुछ मतलब झुनझुने पकड़ाए भी जाते हैं शीर्ष नेतृत्व की ओर से। तो इस फेर में हमेशा पलड़ा जो है वो भारी रहता है सत्ता पक्ष का। लेकिन इस समय जिस तरह से स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाना पड़ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा, ऐसा हिंसक नारा एक भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति दे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो दे रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि व्यापक गोलबंदी, जो जाति जनगणना के प्रश्न हैं, जो आरक्षण के प्रश्न हैं, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो दूसरे प्रश्न हैं, एक व्यापक गोलबंदी नजर आ रही। तो दलितों और पिछड़ों की एकता को वो हिंदू समाज के एक का विभाजन बता रहे हैं। यानी जो सवर्ण वर्चस्व है वो बरकरार रहे, हिंदू एकता की ये शर्त। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम नारे आए हैं। इस नारे के जवाब में जैसे कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह से एक सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। तो अब ये देखना है बड़ा, क्योंकि आमतौर पर इतिहास यही है कि सत्ता पक्ष जीतता है। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी एक कड़े मुकाबले में उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। और आप तो जानते ही हैं कि मिल्कीपुर का जो फैजाबाद वाला इलेक्शन है उसको किस तरह से रोका गया। तो आसान नहीं है। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी वहां पे किसी नाराज मुद्रा में है, बल्कि वहां के नेता इस चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय। ठीक बात है। अच्छा, हरियाणा को हारने के बाद कांग्रेस की बड़ी कड़ी आलोचना हुई, हर जगह हुई। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने भी खूब सारी टिप्पणियां करी उस समय पे। बाद में उस बात को किसी तरीके से खत्म किया गया, उस विवाद को। और फिर इंडिया गठबंधन के यहां तक कि संजय राउत साहब बोल गए थे और फिर बाद में उन्होंने अपने शब्द वापस दिए, उन्होंने फिर बात को अपनी ठीक करने की कोशिश करी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारने के बाद सबको लगता था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को सीटें थोड़ी कम मिलेंगी या उस तरीके की भूमिका में कांग्रेस नहीं नजर आएगी। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पे महाराष्ट्र में लड़ रही है, महाविकास अघाड़ी में। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मेरी इंडिया गठबंधन के दलों के कुछ नेताओं से बातचीत हुई इस मसले में। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से बड़ी उम्मीदें हैं। पवार साहब तो खैर बहुत, मतलब क्या ही कहा जाए, उनसे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जो करेंगे वही करेंगे। कमजोर कड़ी कांग्रेस ना साबित हो जाए, इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के खेमे में अभी भी, और समाजवादी पार्टी भी वहां पे अपना स्टेक लेना चाह रही थी, उसे वो स्टेक वहां नहीं मिला। तो ये दोनों चीजों पे जरा अपनी बात रखिएगा, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं एक आंकड़ा बस खोज रहा था कि कितनी सीटें मिली हैं, मतलब कांग्रेस को। मेरा ख्याल है कांग्रेस को शायद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं लोकसभा के चुनाव में। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां पे जी। कमजोर कड़ी है, वो मुझे लगता है कि वो तथ्यों पर शायद खरी बात नहीं है। हरियाणा में निश्चित ही जो हार हुई है उसमें कांग्रेस संगठन का फेल्योर है, उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस एकजुट होकर वहां चुनाव नहीं लड़ पाई और एक जीती हुई बाजी वो हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए जितना झूठ फरेब किया वो वो करेगी ही, इसलिए उसको क्या दोष दें। लेकिन कांग्रेस हरियाणा में जीत सकती थी, और आज भी बहुत लोगों का मानना है कि दरअसल महाराष्ट्र उस सबके बावजूद बेईमानी एक बड़ा कारण है जिससे ये चुनाव जीती है बीजेपी। लेकिन ठीक है, वो एक रिजल्ट है तो है। लेकिन महाराष्ट्र में जो अगर जो लोग ऐसा कह रहे हैं, उन्हें अभी देखना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ। सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस जीती थी वहां। मेरा ख्याल है कांग्रेस ने शायद 13 या 14 सीट जीती, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, आप एक बार चेक कर लें। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की थी। तो अगर कांग्रेस वहां पर कमजोर कड़ी होती तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से प्रदर्शन कर पाती। दूसरी बात है, कांग्रेस महाराष्ट्र के चुनाव की जो वैचारिक धुरी है उसको तय कर रही। महाराष्ट्र आप भूलिए नहीं कि शिवाजी महाराज के अलावा वो साहू जी, वो ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर की भूमि, और लगातार वहां पर राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जिनके लिए महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक
एक भूमिका रही है सामाजिक न्याय आंदोलनों की। यहाँ तक कि अगर आप उद्धव ठाकरे के पितामह बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधन ठाकरे जिनको कहा जाता है, अगर उनके बारे में जाने तो आपको आश्चर्य होगा कि वो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पुरोधा थे। और वो प्रबोधन का मतलब होता है एनलाइटमेंट। उन्हें प्रबोधन ठाकरे कहा जाता था, प्रबोधन पत्रिका का भी नाम था। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक रूप से इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस खास तौर पर उसने जो पिच तैयार की है, राहुल गांधी जिस तरह से संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, अगर इस देश में डॉक्टर अंबेडकर को, संविधान को, इन सबको लेकर कहीं सबसे ज्यादा भावनात्मक एक कहा जाए आग्रह है तो वो महाराष्ट्र है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वहां कोई कमजोर कड़ी साबित होगी, बल्कि वहां की लड़ाई थोड़ा सा एक बड़े लेवल पे जा चुकी है। और मुझे बहुत कड़ी टक्कर की उम्मीद है और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मोर्चा फतेह करना आसान है। ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि समय हालांकि इजाजत नहीं देता, लेकिन चलते चलते एक कमेंट तो और बनता है, और वो कमेंट बनता है कि कंप्लेन 8 की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को लेके। एक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से भी, जेएमएम से, झारखंड भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से एक बड़ी आपत्तिजनक वीडियो भी आई, उसकी भी कंप्लेन की गई। चुनाव आयोग ने भी कहा कि भैया हटा दीजिए। अभी तक वो वीडियो भी नहीं हटी, कल तक वहीं पे थी, 9 तारीख को अपलोड हुई थी, आज पहले फेज की वोटिंग में। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सामने, मतलब ये वो बात नहीं कि उसके साथ बैटिंग कर रहा है या उसके लिए बैटिंग कर रहा है। क्या कमजोर पड़ गया है? और क्या राजीव कुमार टीएन सेशन का इतिहास भूल गए हैं? दिक्कत कहां आ रही है राजीव कुमार के साथ? कमजोर नहीं पड़े, बल्कि बेहद मजबूती से अपना काम कर रहे हैं, जो काम उन्हें दिया गया है। देखिए, टीएन शेषन हवा से नहीं आए थे। एक राजनीतिक प्रतिष्ठान ने उनको इस देश की सर्वोच्च कुर्सी जो होती है चुनाव को लेकर, चुनाव कराने को लेकर, चुनाव आयुक्त की, उस पर बैठाया था। यानी उस समय के सत्ता प्रतिष्ठान की यह मंशा थी कि इस देश में जो चुनाव कराने की प्रक्रिया में गंदगी आ गई उसको दूर किया जाए, और उन्हें पूरी शक्ति दी गई, और उनको ये मैंडेट था कि आपको ये करके दिखाना, और शेषन ने वो करके दिखा दिया। बड़े बड़े लोग इन्हीं कानूनों के जरिए जो बूथ लूटते थे, जो और बदमाशियां करते थे, वो कांप गए और नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगते थे। तो शेषन की शक्ति नहीं थी, वो इस संविधान की शक्ति थी। और उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार ने उस शक्ति के इस्तेमाल की शेषन को पूरी छूट दी हुई। अब आप आज आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त होगा या चुनाव आयुक्त जो होंगे, उनके चयन के लिए जो समिति बनेगी उसमें भारत का प्रधान न्यायाधीश होगा, प्रधानमंत्री होंगे और नेता प्रतिपक्ष होगा। ये एक ऐसी समिति होती जिसमें सबको विश्वास होता, क्योंकि न्यायपालिका भी है और नेता प्रतिपक्ष भी है और प्रधानमंत्री भी है। लेकिन सरकार ने एक संशोधन किया, कानून बाकायदा ले आई, और उसमें कहा कि नहीं, इसमें प्रधानमंत्री होंगे और उनका एक जूनियर मिनिस्टर होगा और नेता प्रतिपक्ष होंगे। अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसका मतलब सरकार जिसे चाहेगी, क्योंकि कोई जूनियर 2-1 के बहुमत से फैसला हो जाएगा। आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं 2-1 के बहुमत से फैसला हो जाएगा। हाँ, तो उसमें कोई निष्पक्षता की, तटस्थता की कोई बात ही नहीं रह गई। और उसी प्रक्रिया के तहत माननीय राजीव कुमार या जो मौजूदा लोग हैं वो चुने जाते हैं। तो अब ये बताइए आप कि भारत सरकार क्यों चाहती है कि हम तय करेंगे कौन चुनाव आयुक्त होगा और वो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। इसका मतलब कि आप पहले दिन से चाहते हैं कि एम्पायर आपकी टीम का हिस्सा हो। तो शेषन से तो तुलना ही मत करिए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी मजबूती के साथ चुनाव आयोग भारत की जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उसकी सेवा में लगा हुआ है। और ये लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग मजबूत है, इसलिए कितनी भी शिकायतें हो वो संज्ञान नहीं लेगा। वो संज्ञान कब लेगा? जब चुनाव हो चुका हो। अब एक विज्ञापन आता है, उस विज्ञापन को जहां तक पहुंचना है पहुंच गया, उसका असर हो गया,
चुनाव हटवा भी दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। असली चीज तो जो उनका काम था वो कर गए ना। देखिए, आपको याद होगा कि अमित शाह ने एक जमाने में, काफी समय हो रहा है, कहा था कि हम लोगों ने एक बार ये फैल गया आईटी सेल की ओर से कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा और ये पूरे जी हाँ, देश में चर्चा राजस्थान हुई। में, तो राजस्थान आप की एक रैली सोचिए, में बोला था अमित शाह ने। और उसके बाद उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि नहीं, ये सब करना नहीं चाहिए आपको। वो अपनी शक्ति को बता रहे थे कि हमने अपना नेटवर्क इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि हम किसी भी झूठ को क्षण भर में दिल्ली में बैठकर और गोरखपुर के या देवरिया के गांव के किसी घर तक वो संदेश तुरंत उस झूठ को पहुंचा सकते हैं। इस नेटवर्किंग की वो तारीफ कर रहे हैं और उस पर अपनी पीठ ठोक रहे हैं। तो सच बात कि यंत्र तो वही है, अब आप उस यंत्र में झूठ का मंत्र डालते हैं या सत्य का संधान करते हैं, ये तो आप पर है। तो मौजूदा जो सरकार है उसने तय कर लिया है कि लोकतंत्र की ऐसी की तैसी, जो डेमोक्रेसी ऐसी की तैसी कहा जाता है, वो वही है। हमें किसी भी हाल में चुनाव जीतना है। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए, देश में बेरोजगारी का क्या आलम है। अभी उत्तर प्रदेश में, अभी इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के सामने जो हजारों लड़कों को किस तरह से पीटा गया हमने देखा। किस तरह से इस समय महंगाई का मसला है। इन सारी चीजों पे बात ना हो, वो एक झूठ फैलाते हैं कि साहब हमारा डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और हम घर में घंटी बजाने लगते हैं। तो ये जो स्थिति है कि इस देश में जनता वोट तो दे रही है, लेकिन जनता क्या सोच कर वोट दे रही है, उस प्रक्रिया पर नियंत्रण इस समय कुछ झूठे सम्राटों का है। जी ठीक बात है। डॉक्टर साहब, समय हो चुका है, समय आगे इजाजत देता नहीं है, तो अभी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और दर्शकों, आपसे बस एक ही अपील है, इस चर्चा को इत्मीनान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस देश में जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। और आपको ये समझना और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपकी अगली पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। जब नेताजी कहें कि 2047 की तरफ देखिए, तो आप ये भी देखा कीजिए कि आज की तारीख में आपके पास क्या है, कल की तारीख में आपके पास क्या था, और कल की तारीख में आपसे क्या छिनने वाला है। क्योंकि आपके पास कुछ होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी, तो 2047 तक आप भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकोगे। थोड़ा कहे को ज्यादा समझिए। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।